हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन लेसन ले रहे हैं 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था लेसन ये मैं बता देता हूँ कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर ये लेसन है वो 3 नंबर का है, यानी कि 3 नंबर के इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस लेसन का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो अब अपन ये प्रश्न है, पहला लेसन है, और इस लेसन में से क्वेश्चन जो आएंगे वो क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, इसका जो अंक भार है वो अंक भार 3 नंबर है, यानी कि 3 नंबर के प्रश्न इस लेसन में से पूछे जाएंगे। आप ऐसे कीजिए, पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से एकदम इस लेसन के जितने भी टॉपिक है वो लूँगा, ताकि आप साथ साथ में लिखते जाएं और आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आती जाए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन जो भी मैं वे लेसन के वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो आपको मिल सकें। अब अपन स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। ठोस अवस्था, तो अवस्था पदार्थ की या द्रव्य जिसको बोला जाता है, उस द्रव्य की अवस्था के बारे में बात करें तो द्रव्य की सामान्यतः अपने पास में 3 अवस्थाएं होती है। और द्रव्य की 3 अवस्थाएं कौन सी होती है? द्रव्य की एक अवस्था है ठोस, यानी कि सॉलिड, स्टेट ऑफ मैटर के अंदर सॉलिड, और दूसरा होता है द्रव, यानी कि लिक्विड, और तीसरा होता है अपने पास में गैसीय अवस्था, गैस अवस्था। ये तीनों अवस्था हैं। इन तीनों अवस्थाओं में से इस ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट पर अपना ये लेसन बेस्ट है। अब ये इनके अंदर कंपैरिजन तो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं, अब 12th के अंदर इसके अंदर अपन डिस्कस करें ऐसा कुछ है नहीं। ठोस के कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है और दूरियां कम होती है। इसके अंदर अंतराण्विक दूरियां ठोस से ज़्यादा होती है और बल होते हैं वो ठोस की तुलना में कम होते हैं। और गैस के अंदर अंतराण्विक दूरियां होती है वो अधिकतम होती है और अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो न्यूनतम होता है। तो ये तो वही सामान्य बातें। अब अपन लेते हैं कि ठोस अवस्था क्या है। व्हाट इज द सॉलिड स्टेट? तो सॉलिड स्टेट की यदि अपन बात करें तो सामान्यतया वो पदार्थ जो कमरे के तापमान पर आपको ठोस अवस्था में मिल जाए या पिघले नहीं, उसको अपन सॉलिड कहेंगे। ठोस या सॉलिड क्या है? व्हाट इज सॉलिड? ठोस क्या है? तो ठोस अपन ये कहेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक वायुमंडलीय दाब पर, जिसका गलनांक वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से उच्च होना चाहिए, कमरे के ताप से उच्च होना चाहिए, वो ठोस कहलाता है। यानी कि कमरे के ताप पर वो द्रव अवस्था में नहीं हो। कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ यदि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में नहीं है तो उसको अपन सामान्यतः ठोस कहेंगे। यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक बिंदु वाष्प दाब या सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कमरे के तापमान से उच्च होना चाहिए। जो कमरे का तापमान है, उस कमरे के तापमान पर यदि कोई पदार्थ है वो द्रव अवस्था में नहीं रहता है, ठोस अवस्था में रहता है, इसका मतलब अपन उसको ठोस कहेंगे। सामान्य डेफिनेशन तो है इसकी, ये सॉलिड की। अब अपन लेते हैं ठोस के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठोस की क्या क्या विशेषताएं होती है, ये लिख लिया होगा आपने। यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक वायुमंडलीय दाब पर कमरे के तापमान से उच्च होता है या उच्च होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? सॉलिड। अब अपन लेते हैं सॉलिड की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठोस की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। अगला टॉपिक है अपना जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की सामान्य विशेषताएं, जो सॉलिड या ठोस है, इस ठोस की सामान्य क्या क्या विशेषताएं हैं? सामान्य विशेषताएं। आप सब इन विशेषताओं से परिचित हैं, केवल अपन रिकॉल कर रहे हैं, केवल मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, आप सब लोग इससे परिचित हैं। तो देखिए, ये मैंने लिख दिया सॉलिड। अब इस सॉलिड की क्या क्या आपके पास में
प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको पता है, केवल मैं रिकॉल करवाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ठोस का आकार यानी कि उसका शेप, आयतन यानी कि उसका वॉल्यूम, तीसरी बात है इनका द्रव्यमान, मास, फोर्थ बात है कणों की स्थिति, कणों की स्थिति, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। ये सारी बातें, चारों बातें होती है वो हमेशा निश्चित होती है, बदलती नहीं है। ये सारी बातें निश्चित होती है। जो ठोस है उन ठोसों का शेप, उनका वॉल्यूम, उनका मास एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स आर यूजली फिक्स, यानी कि इनका आकार, आयतन, द्रव्यमान और कणों की स्थिति होती है वो निश्चित होती है, नहीं बदलती है। जैसे आपके सामने एक कोई मूर्ति रखी हुई है, वो ठोस अवस्था में, तो उसकी हाइट और उसका द्रव्यमान या उसका आयतन कह दिया जाए या उनके कणों की जो स्थिति है वो हमेशा समान रहेगी। आप उसको कितनी भी समय तक निहारते रहें, देखते रहें, उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। अब लेते हैं अपन इसकी दूसरी विशेषता। दूसरी इसकी विशेषता है कि ठोस के जो कण होते हैं वो आपने देखा होगा कि उनके कणों के मध्य दूरियां बिल्कुल नहीं होती है। जैसे ये ठोस है तो इस ठोस के अंदर प्रत्येक कण है वो आपस में बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उस कणों के बीच में दूरी नहीं है, तो इसको बोला जाता है अंतरा आणविक दूरी। तो इसका मतलब है कि ठोस के कणों के बीच में अंतरा आणविक दूरी न्यूनतम होती है। अंतरा आणविक दूरी, ये जो अंतरा आणविक दूरी होती है वो ये मैं लिख देता हूँ मिनिमम होती है, यानी कि न्यूनतम होती है। अंतरा आणविक दूरी होती है बिल्कुल कम होती है। दूसरी विशेषता हुई। इसी प्रकार से अपन तीसरी विशेषता लिखते हैं कि अंतरा आणविक आकर्षण, ये जो है ठोस होता है, उस ठोस को सामान्यतः इस ठोस को आप हाथ से, जैसे आपके सामने पत्थर है या लोहे की रॉड है, उसको लकड़ी है, उसको हाथ से नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो ठोस है, और ठोस होने के कारण उनकी अंतरा आणविक आकर्षण होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रबल होता है। उनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है इसको बोला जाता है अंतरा आणविक आकर्षण, और ये अंतरा आणविक आकर्षण हमेशा प्रबल होता है। ये जैसे आपके पास में सॉलिड है तो इस सॉलिड को मैं आसानी से तोड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इनके अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो प्रबल है। अगली बात है कि इनके अंदर संपीड्यता नहीं पाई जाती है। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता नहीं होती है। कंप्रेस नहीं कर सकते आप इसको। ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ को आप दबा करके कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि उसको संपीड़ित नहीं कर सकते। जैसे किसी भी बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है तो उस बोतल को आप ऐसे दबा सकते हो, उसको पिचका सकते हो, और किसी बलून है, उस बलून के अंदर हवा भरी हुई तो उस बलून को आप पिचका सकते हो, तो ये संपीड़न कहलाता है। किसी को ऊपर प्रेशर डाला जाए और उसके कण पास पास में आ जाए, उनके बीच की दूरियां कम हो जाए, तो इस प्रॉपर्टी को संपीड़ितता या कंप्रेसिबिलिटी कहा जाती है। ठोस के अंदर ये संपीड़ितता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, जबकि द्रव के अंदर होती है और गैसों के अंदर बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हुई। मैं और विशेषताएं जो रह रही है वो ऊपर का ये जो जनरल प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है इसको हटा करके मैं और कुछ जिसकी प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो सॉलिड की अगली प्रॉपर्टी की यदि मैं बात करूँ तो इनका जो घनत्व होता है वो हमेशा उच्च होता है। घनत्व है डेंसिटी m/v। इकाई आयतन के अंदर ठोस का द्रव्यमान अधिक आ जाने के कारण इसकी डेंसिटी हमेशा हाई होती है, घनत्व होता है वो हमेशा उच्च होता है। ठीक है, यानी कि 1 किलो रुई ले लें और 1 किलो आप पत्थर ले लें तो आपको पत्थर हमेशा भारी लगेंगे क्योंकि उनका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगली बात कहें तो डिफ्यूजन यानी कि विसरण का गुण, डिफ्यूजन या विसरण का गुण होता है वो ठोसों के अंदर न्यूनतम होता है, कम होता है। ठोस, जैसे आपने कोई अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती के कण हैं वो उसके अंदर जो गैस बनेगी जलने से तो वो गैस के कण चल करके दूर तक फैल जाते हैं, सुगंध आ जाती है दूर तक। यदि आपने डिओड्रेंट लगाया है या सेंट लगाया है तो उसके कण भी उड़ करके दूर तक आ जाते हैं और वो आपको उसके सुगंध का एहसास करवाते हैं। लेकिन ठोस के अंदर इस प्रकार का गुण होता है, इसको इन कणों का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन को विसरण कहा जाता है। तो ठोसों के अंदर विसरण की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हुई सॉलिड की। वापस एक बार अपन
रिकॉल कर लेते हैं कि सॉलिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी यानी कि विसरण का गुण न्यूनतम होता है, डेंसिटी हाई होती है, इनके अंदर घनत्व अधिक होता है, इनका सेफ इन वॉल्यूम, मास एंड पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स आर यूजली फिक्स्ड, ये सब हमेशा निश्चित होते हैं। इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस इज मिनिमम वेयर एज इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर हाई या स्ट्रॉन्ग, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होता है वो ज़्यादा होता है या प्रबल होता है, और इनमें संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल नहीं पाई जाती, यानी पत्थर को दबा करके आप उसको छोटा नहीं कर सकते। ये जनरल प्रॉपर्टी हुई, आपने लिख ली होगी, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर अपन लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण। अब मैं ले रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण। आई होप ये बोलती अभी तक जो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ से बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाने जैसी कोई भी बात है नहीं। जहाँ जहाँ भी बोर्ड में पूछे जाने जैसी बात आएगी मैं आपको जिक्र करता रहूँगा कि यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है, तो उसको आप इम्पोर्टेंट लगा दें और आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और किस प्रकार से आप अधिकतम केमिस्ट्री में नंबर ला सकते हैं इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू स्कोर डिस्टिंक्शन मार्क इन केमिस्ट्री, उसको देखिए ताकि आप अधिकतम मार्क्स लाने के कैपेबल बन जाए। अब अपन लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड यानी ठोसों का वर्गीकरण। तो अपन ठोस का वर्गीकरण लेते हैं। तो ठोसों का वर्गीकरण अपने पास में है वो दो प्रकार का वर्गीकरण है। एक तो है इनका इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर, अंतरा आणविक बलों के आधार पर, अंतरा आणविक बलों के आधार पर, ठीक है। और दूसरा जो है वो अपने पास में क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन है इनके क्रिस्टल जालक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक के आधार पर, क्रिस्टल लैटिस के आधार पर। तो अंतरा आणविक जो बल है, इन अंतरा आणविक बलों के आधार पर सॉलिड होता है वो 4 प्रकार का होता है, जबकि क्रिस्टल जालक के आधार पर ठोस होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो ये 4 प्रकार ठोस के कौन से हैं इसको मैं देखता हूँ, लिखता हूँ। ये सबसे पहले तो है आणविक ठोस, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, पहला तो ये। दूसरा है आणविक ठोस, सॉरी आयनिक ठोस, आणविक हो गया। दूसरा है आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स। तीसरा है सहसंयोजक या नेटवर्क सॉलिड, सहसंयोजक, या इसका दूसरा नाम है नेटवर्क ठोस, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। और फोर्थ जो टाइप है वो मेटालिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, मेटालिक ठोस, मेटालिक सॉलिड्स। ये 4 प्रकार हो गए अंतरा आणविक बलों के आधार पर। अंतरा आणविक बलों के आधार पर ठोस अपने पास में 4 प्रकार के हुए, आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक ठोस आयोनिक सॉलिड्स, सहसंयोजक और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और धात्विक यानी मेटालिक सॉलिड्स। तो ये 4 प्रकार तो ये हो गए। क्रिस्टल जालक के आधार पर 2 प्रकार के सॉलिड कौन से हैं उसको अपन देखते हैं। क्रिस्टल जालक के आधार पर, क्रिस्टल जालक के आधार पर 2 प्रकार के सॉलिड है। जो इंग्लिश में नाम है वो एक बार मैं हटा देता हूँ ताकि अपने पास में स्पेस खाली हो जाए। यहाँ से यहाँ पर क्रिस्टल जालक के आधार पर जो ठोस है वो 2 प्रकार के, एक तो है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा है उसका नाम है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा उसका उल्टा नाम है अक्रिस्टलीय ठोस, अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड्स।
तो ये सॉलिड का हुआ क्लासिफिकेशन। वापस देखिए सॉलिड का क्लासिफिकेशन चार्ट जो अपन ने बनाया है। द सॉलिड्स आर द क्लासिफाइड इन द टू वे, दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। एक तो कैसे कि इंट्रामोलिकुलर जो फोर्सेस है उसके आधार पर, अंतराणविक बलों के आधार पर और अंतराणविक बलों के आधार पर, ये चार प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक ठोस आयोनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स या सहसंयोजक ठोस और धात्विक मेटालिक ठोस। और क्रिस्टल जालक के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस यानी अमॉर्फस सॉलिड। तो ये तो हो गया ठोसों का क्लासिफिकेशन। अब अपन प्रत्येक क्लासिफिकेशन है, प्रत्येक पॉइंट को एक एक बार लेके देखेंगे कि उसकी क्या क्या डेफिनेशन है, उनकी क्या प्रॉपर्टी और उनके कौन से एग्जाम्पल है। तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अपन लेते हैं इनका क्लासिफिकेशन फर्दर। आई होप आपने लिख लिए होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन लेते हैं, पहला लेते हैं अंतरा आणविक बलों के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड बेसिस ऑन द इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा? मॉलिकुलर सॉलिड, दूसरा आयोनिक सॉलिड, तीसरा कोवैलेंट सॉलिड एंड फोर्थ वन इज मेटालिक सॉलिड। तो अब अपन उसका सबसे पहला फॉर्म लेते हैं, उसका नाम है आणविक सॉलिड, आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या है? आणविक ठोस। तो आणविक जो ठोस होंगे, सीधी सी बात है कि उनके जो संगठक कण होंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे या अवयवी कण जिनको कहते हैं, वो अवयवी कण कौन होंगे? अणु होंगे। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं वो आणविक ठोस कहलाते हैं। सीधी सीधी परिभाषा ये है, ठीक है। आणविक जो ठोस होते हैं वो आणविक ठोस होते हैं, इनके अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण कौन होते हैं? इनके अवयवी कण अणु होते हैं। यानी कि सॉलिड्स विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मॉलिकुलर सॉलिड। यानी कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। ये बात होगी पहले आणविक ठोस की डेफिनेशन। बट आणविक ठोस है, यह आणविक ठोस खुद अपने आप में तीन प्रकार का होता है। तो ये तीन प्रकार के कौन से हैं, इसका खुद का फर्दर क्लासिफिकेशन है। आणविक जो ठोस है मॉलिकुलर सॉलिड है, मॉलिकुलर सॉलिड खुद तीन प्रकार का है और तीन प्रकार कौन से हैं उनकी डेफिनेशन अपन देखते हैं। इसके आणविक ठोस की डेफिनेशन सिंपल है कि वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। आपको नोट्स हमेशा शॉर्ट में लिखने हैं और उसको बाद में विस्तृत करना आपको आना चाहिए, क्योंकि बड़ी लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिखोगे तो याद नहीं रहेगी। आपको हमेशा शॉर्ट में लिखना है, लेकिन उसको फिर डिस्क्राइब करना हुआ आना चाहिए, उसका वर्णन करते हुए आना चाहिए। तो आणविक ठोस यानी वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। और ये आणविक ठोस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। और ये तीन प्रकार कौन से उसको वो अपन देखते हैं। इसके तीन प्रकार, आणविक ठोस के तीन प्रकार अपन देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये आणविक ठोस। साथ साथ में इंग्लिश के भी वर्ड आप लिखना चाहें तो लिखते रहें ताकि आपको कहीं और प्रॉब्लम नहीं आए। मॉलिकुलर सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड। अब ये मॉलिकुलर सॉलिड है, ये खुद तीन प्रकार का है। किसके आधार पर? इनके जो अवयवी कण हैं उनके अवयवी कणों के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसके आधार पर ये तीन प्रकार के हैं। और ये तीन प्रकार इसके कौन से हैं? सबसे पहला प्रकार है वो तो इसका है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, ये आणविक ठोस मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। अध्रुवीय आणविक ठोस, इंग्लिश में बोले नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। अब अपने को पहले इसकी बनानी है डेफिनेशन, परिभाषा। तो अपन कैसे बनाएंगे? आणविक ठोस तो है ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं, वो अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। आपको कुल मिला के डेफिनेशन के अंदर लेना क्या है? अवयवी कण। यानी कि अवयवी कण कौन है, वो बना किससे है, यही तो उसकी डेफिनेशन है। यानी कि ये अध्रुवीय आणविक ठोस किससे बना है, वही तो इसकी परिभाषा होगी। तो किससे बना है? अध्रुवीय आणविक ठोस अध्रुवीय अणुओं से मिलकर के बना है। यानी कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं, जिनके अवयवी कण कौन होते हैं?
ध्रुवीय अणु, और अध्रुवीय अणु युक्त आणविक ठोस कहलाते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। अब दूसरी इसकी बात है, इसकी विशेषताओं के अंदर लेना है कि इनके कणों के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इनके कणों के बीच में जो आकर्षण लग रहा है वो आकर्षण कौन सा है। तो यहाँ पर जो आकर्षण लगेगा वो लगेगा लंदन बल या लंदन आकर्षण। अध्रुवीय आणविक ठोस है, उन अध्रुवीय आणविक ठोसों के कणों के मध्य लंदन बल लगेगा। तो अपन वापस कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं और उनके मध्य लंदन बल होता है उनको अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। और अध्रुवीय आणविक ठोसों के एग्जाम्पल मैं जो बता देता हूं वो, अब ये मैं बात बता रहा हूं कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछी हुई है कि निम्न ताप पर हाइड्रोजन, निम्न ताप पर नाइट्रोजन, निम्न ताप पर क्लोरीन, निम्न ताप पर CO2 क्या है। तो ये निम्न ताप पर सारी जो गैसें हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस है। इसी प्रकार से अध्रुवीय अणुओं के अंदर ले सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी प्रकार से ले सकते हैं BH3 इत्यादि, ये अध्रुवीय आणविक ठोस हैं। ठीक है, अब अपन दूसरा इसका प्रकार लेते हैं, इसके नाम के जस्ट उल्टा है, वो क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस। इसका दूसरा नाम, दूसरा प्रकार है वो है ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड टाइप। तो अब वही परिभाषा बनानी है, तो परिभाषा बनाने के लिए अपने को क्या लेना है, अवयवी कण। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण कौन होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं वो ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। और इनके मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कौन सा लगता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव आकर्षण, द्विध्रुव आकर्षण, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लगता है, जबकि यहाँ पर लग रहा था लंदन बल। अब जो तीसरा प्रकार है वो तीसरा प्रकार इसका कौन सा है, वो तीसरा प्रकार अपन यहाँ पर ले लेते हैं। इसका तीसरा प्रकार है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस या हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। ये बात भी परीक्षा में पूछी हुई है बोर्ड एग्जाम में कि हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस क्या होते हैं। तो पहली बात तो इसकी परिभाषा बनानी है। तो परिभाषा में कैसे बनाएंगे, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहलाते हैं। और हाइड्रोजन, या फिर इसके अंदर क्या होगा कि एक तो फ्लोरीन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है और नाइट्रोजन युक्त अणु हो सकते हैं। यानी कि जो अवयवी कण होंगे उन अवयवी कणों में या तो फ्लोरीन होगी या ऑक्सीजन होगी या नाइट्रोजन होगी। तो अपन दूसरी प्रकार से इसकी परिभाषा ऐसे भी बना सकते हैं, वे अणु जिनमें कम से कम एक परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो एवं उस परमाणुओं के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो तो उनको हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल जिनमें हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बंध किस में होता है, वाटर मॉलिक्यूल में होता है, NH3 अमोनिया में होता है, HF इनके अंदर होता है। तो ये वो अमोनिया, NH3 और HF एथिल अल्कोहल में भी हो सकता है कम तापमान पर। ये हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहलाते हैं। पुनः देखिए, आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर क्या है, इनकी डेफिनेशन बनाएंगे कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु होता है। आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि अध्रुवीय आणविक ठोस क्या है, तो उसी प्रश्न में से उत्तर बनाना है। उसने अध्रुवीय लिख रखा है तो अध्रुवीय से जो बनता है वही तो अध्रुवीय अणु मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। तो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना हुआ ठोस अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाता है। इनके कणों के मध्य लंदन बल होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, निम्न ताप पर हाइड्रोजन, निम्न ताप पर नाइट्रोजन, निम्न ताप पर क्लोरीन और निम्न ताप पर CO2। CO2 को निम्न ताप पर क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, जो ठोस CO2 होती है इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ये शुष्क बर्फ, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन प्रकार है वो है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस कौन से होंगे, जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं।
द सॉलिड्स हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द पोलर मॉलिक्यूल इज नॉन एज द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिनके अवयवी कण ध्रुवीय होते हैं। इनका एग्जाम्पल अपन ने लिया नहीं, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए इनका HCl, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, HBr, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये HCl क्लोरोफॉर्म और HBr सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल है ध्रुवीय आणविक ठोस के। फिर तीसरा प्रकार है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। ये बात भी पूछी हुई है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस क्या होते हैं। ऐसे आणविक ठोस जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहलाते हैं, और जिनके अंदर कम से कम एक परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन फोन जिसके अंदर रहता है, और इसके एग्जाम्पल है वाटर, अमोनिया और HF। ये क्लासिफिकेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन चलते हैं अगले क्लासिफिकेशन में। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और लिख भी लिया होगा। अब अपन लेते हैं दूसरे प्रकार का ठोस जो है अपने पास में आयनिक ठोस। अब जो है सारे सिंपल हैं, एक साथ ही समझ लेंगे, 3 जो बचे हुए क्योंकि उनके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है नहीं, उनके अंदर और आगे वर्गीकरण नहीं है, तो और आगे वर्गीकरण नहीं होने की वजह से अपन उसको आसानी से समझ लेंगे। अब मैं क्लासिफिकेशन जो था दूसरे प्रकार का उसको लेता हूं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा प्रकार साथ में ले लेता हूं मैं सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक या इसका दूसरा नाम है नेटवर्क ठोस। और तीसरा चौथा जो प्रकार इसका रह गया है वो है धात्विक मेटालिक सॉलिड। धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड। आयनिक ठोस क्या है? देखिए परिभाषा वही है, कैसे बनानी है, अवयवी कण कौन है, और अवयवी कण जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको केमिस्ट्री में या किसी भी दूसरी साइंस में जब भी कभी कन्फ्यूज़न हो जाए या उसका आंसर लिखना हो, डेफिनेशन लिखनी हो, तो जो बात पूछी गई है उसी में से पुट अप कीजिए या उसी का हिंदी में ले जा करके जिसको कहते हैं समास विग्रह कीजिए। आयनिक ठोस इसका मतलब इसके अंदर आयन रहेगा। सहसंयोजक ठोस इसका मतलब उसमें सहसंयोजक बंध रहेगा, और सहसंयोजक बंध अधातुओं के बीच में रहता है। धात्विक ठोस इसका मतलब धातु के कण उसमें मौजूद है। तो परिभाषा बना लेते हैं सिंपल। आयनिक ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, ये मैं ऊपर लिख लेता हूं, अ का मतलब है अवयवी कण, जिनके अवयवी कण आयन होते हैं वो आयनिक ठोस कहलाते हैं। परिभाषा कंप्लीट। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं, और आयनों के मध्य कौन सा बल होता है? स्थिर विद्युत आकर्षण। तो इनके कणों के मध्य जो बल रहेगा या जो बंध बनता है इसको क्या बोलेंगे अपन? स्थिर विद्युत आकर्षण। स्थिर विद्युत आकर्षण बल, या फिर दूसरा वो कह सकते हैं जिनके मध्य आयनिक बंध होता है। ठीक है, तो परिभाषा हो गई कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं और उनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है आयनिक ठोस कहलाते हैं। कंप्लीट। एग्जाम्पल की बात कर लें, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, तो आप जानते हो वेल नॉन एग्जाम्पल इसका नमक है, और ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट ले सकते हैं। ठीक है, ये इसके हो गए कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब अपने इसकी लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। आयनिक ठोस की क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो आयनिक ठोस, नमक, आयनिक की जब कभी बात आए तो दिमाग में नमक रखिएगा। नमक कैसा होता है? बड़ा क्रिस्टल है, उस पर चोट मारोगे तो वो टूट जाता है, यानी कि आयनिक ठोस होते हैं भंगूर होते हैं, टूट जाते हैं आराम से। इसकी विशेषताओं में पहली बात तो ये भंगूर होते हैं। दूसरी बात है कि नमक, सॉलिड जो नमक आपके पास में ठोस है उसके अंदर करंट लगा, करंट आता है क्या? नहीं आता, यानी कि विद्युत के क्या हुआ? कुचालक। लेकिन किस में? ठोस अवस्था में कुचालक। जब तक वो ठोस है तब तक ठोस अवस्था में क्या रहेगा? वो कुचालक रहेगा। लेकिन गलित अवस्था में वही नमक है, उस नमक को पिघला दें या पानी में डाल दें तो करंट आएगा, यानी कि गलित अवस्था में
गलित अवस्था में चालक रहेगा, गलित अवस्था के अंदर इसके अंदर करंट आएगा। ठीक है, ये भंगुर होते हैं, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं और गलित अवस्था के अंदर या फिर विलयन अवस्था के अंदर करंट का इसमें चालन रहता है। और दूसरी बात है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, एमपी और बीपी बहुत ही हाई होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, यानी कि कितना भी सामान्य कितना भी तापमान हो जाए वातावरण का, नमक कभी पिघलता नहीं है। और नमक की सामान्यतः आपने वाष्प बनते हुए नहीं देखी, इसका मतलब है कि नमक के गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा है। इसका मतलब आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। तो ये विशेषता हुई आयनिक यौगिकों के। फिर अपन लेते हैं दूसरे नंबर का अपने पास में है वो सहसंयोजक। तो ये आयनिक वाला आपने लिख लिया होगा, आयनिक वाला मैं हटा देता हूँ पूरा का पूरा, फिर अपन सहसंयोजक वाला पूरा लेते हैं ताकि इसके अंदर एग्जाम्पल है उसको डिटेल से मैं समझा सकूं। आयनिक ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, उनके कणों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। एग्जाम्पल नमक, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट इत्यादि। इनकी विशेषताएं, इनमें भंगुर होते हैं यानी कि चोट मारने पर टूट जाते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, गलित अवस्था में और विलयन अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ये इनकी हो गई बात कुछ आयनिक यौगिकों की। अब अपन लेते हैं सहसंयोजक यौगिक जो दूसरे प्रकार का है उसको डिटेल से। सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात तो सहसंयोजक यौगिक है तो नाम से स्पष्ट है कि इनके कणों के मध्य बल कौन सा होगा? सहसंयोजक बल होगा। लेकिन सहसंयोजक बल या सहसंयोजक आकर्षण हमेशा किसके मध्य बनता है? अधातुओं के मध्य। तो ये सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड, या इसको दूसरा नाम बोला जाता है नेटवर्क ठोस। नेटवर्क इसलिए क्योंकि ये नेटवर्क बनाते हैं, लंबा या बड़ा सॉलिड बनाते हैं, इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। अब देखते हैं इसके अवयवी कण कौन हैं। पहली बात तो इसके अवयवी कण, तो सबसे पहली बात है कि इसके अवयवी कण अधातु होते हैं। अवयवी कण है वो अधातु होगी, यानी कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है इत्यादि अधातु होंगे, वो इसके अवयवी कण होंगे। यानी कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अधातु होते हैं और सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं। अब इनके बीच में जो लगने वाला बल है या इनके जो बंध है वो बंध कौन सा होगा? इसमें सहसंयोजक, नाम से स्पष्ट है, सहसंयोजक बल कह लें या सहसंयोजक बंध युक्त। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, यानी कि वे ठोस जिनके अवयवी कण अधातु होते हैं और इनके बीच में सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। अपन कह सकते हैं सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द नॉन मेटल एंड द कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द नॉन मेटल्स, सच सॉलिड्स आर नोन एज द कोवैलेंट सॉलिड। सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। अब इन सहसंयोजक यौगिक के अंदर इनके एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें, इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल सबसे एग्जाम्पल तो इसका वेल नोन एग्जाम्पल इसका है डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड और क्वार्ट्ज, ये इसके एग्जाम्पल है, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड एंड क्वार्ट्ज। इसके सहसंयोजक यौगिक या सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल है। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस बोर्ड एग्जाम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा हुआ है एक बार कि नेटवर्क ठोस क्या होते हैं। तो ये नेटवर्क ठोस जिनके अवयवी कण अधातु होते हैं और अवयवी कणों के बीच में सहसंयोजक बंध होता है, और इनका एग्जाम्पल है हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है और क्वार्ट्ज है। अब अपन हीरे और ग्रेफाइट को थोड़ा सा डिटेल से लेते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है, क्योंकि अलग से प्रश्न इसमें हीरे और ग्रेफाइट में पूछा जाता है कभी कभार। तो सहसंयोजक यौगिकों के अंदर अपने पास में दो मुख्य यौगिक आए हैं, वो है हीरा और ग्रेफाइट। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत अपन यहाँ पर ले लेते हैं इसकी डिटेल कि हीरा सहसंयोजक ठोस और सहसंयोजक ठोस के दो वेल एग्जाम्पल अपने पास में हैं। एक तो है हीरा, डायमंड, और दूसरा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट।
हीरा एंड ग्रेफाइट। चित्र बना लेता हूँ मैं जल्दी से छोटा सा इनका। क्या है हीरा, हीरे के अंदर बेंजीन टाइप की वलय बनाइए आप। बेंजीन आपको बनाना आता है, बेंजीन टाइप वलय बनाइए और उनको आपस में जोड़ते जाइए। ये तो हो गया हीरा। ग्रेफाइट में इसी प्रकार से षटकोणीय वलय है। जो ग्रेफाइट है वो परतीय संरचना होती है, इसके अंदर परत बनती है और परतीय संरचना होने के कारण ये सॉफ्ट पी होती है। इस प्रकार से ये एक परत है, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, इस प्रकार से परतें रहेगी। ठीक है। अब इस हीरे के अंदर मैं यदि एक कार्बन की बात करूं, यहाँ पर ऐसे भी रहेगा, तो यहाँ पर एक कार्बन है तो वो एक कार्बन, प्रत्येक कार्बन है वो 4 दूसरे कार्बनों से घिरा हुआ रहता है। और जब एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ रहता है तो उस कार्बन का संकरण होता है sp3, यानी कि हीरे के अंदर कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कोई इसके पास में संयोजकता फ्री नहीं है, यानी कि कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके कार्बन है वो sp3 संकृत होता है। जबकि इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक कार्बन होता है वो 3 कार्बनों से घिरा रहता है और प्रत्येक कार्बन के पास में एक रहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये 3 कार्बन से घिरा हुआ रहने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो sp2 संकृत होता है। तो दोनों में अंतर हो गया। हीरे के अंदर कार्बन है वो sp3 संकृत होता है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन sp2 संकृत होता है। हीरे के अंदर कार्बन के पास में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, ग्रेफाइट में कार्बन के पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये तो विद्युत धारा का होगा कुचालक, इंसुलेटर होता है, जबकि ये विद्युत धारा का क्या रहेगा, चालक, कंडक्टर होगा। ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन एट ईच कार्बन। प्रत्येक कार्बन पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट होता है विद्युत का चालक होता है। बट देर इज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन एट द एनी कार्बन इन डायमंड, और बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड इज द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का कुचालक होता है। ठीक है। और दूसरी बात ये कहें कि इसमें केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे नुमा संरचना, पिंजरे नुमा संरचना, पिंजरे नुमा संरचना है और इस पिंजरे नुमा संरचना के कारण ये प्रकृति का कठोरतम यौगिक है। प्रकृति का कठोरतम यौगिक या ठोस कह सकते हैं। इससे कांच को काटा जाता है, इतना कठोर होता है। और कठोर होने का कारण क्या, इसकी विशेष केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे नुमा विशेष संरचना के कारण ये कठोरतम यौगिक है हीरा। जबकि ग्रेफाइट है, इसके अंदर परतीय संरचना है, परतें बनी हुई होती है और परतीय संरचना होती है। तो एक परत दूसरी परत पर खिसकती है और उस खिसकने के कारण ये जो होती है वो मुलायम होती है। एक परत के ऊपर दूसरी परत है वो सरक सकती है और इसके कारण ये मुलायम होती है, यानी कि ग्रेफाइट इज सॉफ्ट सॉलिड। पेंसिल है, इस पेंसिल से अपन जब लिखते हैं तो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट ही है, और जब अपन लिखते हैं तो वो एक परत होती है वो अपने पेपर के ऊपर रह जाती है, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है इस वजह से ग्रेफाइट के अंदर। तो ये मेन डिफरेंट हो गया डायमंड एंड ग्रेफाइट के अंदर। ये कोवलेंट सॉलिड है। देखिए डायमंड के अंदर प्रत्येक कार्बन 4 कार्बनों से घिरा रहता है और प्रत्येक कार्बन का संकरण sp3 संकरण होता है। किसी भी कार्बन के पास में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये विद्युत का कुचालक होता है। विशेष पिंजरेनुमा संरचना के कारण ये प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है। ग्रेफाइट के अंदर sp2 का प्रत्येक कार्बन होता है, उसका संकरण sp2 संकरण होता है और प्रत्येक कार्बन के पास में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है और इसकी परतीय संरचना के कारण ग्रेफाइट होता है वो मुलायम प्रकृति